देखिए चैप्टर का नेम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो शायद पिछले क्लास में हम लोग कुछ डिस्कस भी किए थे इस चैप्टर के बारे में। तो हम बताए थे, पहले भी बता चुके थे कि वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन क्या है, उसका टाइप्स क्या है, लेकिन फिर से बता दें चूँकि उस टाइम तक हम लोग भूल गए होंगे। तो देखिए वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी बिजनेस में डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ मनी को रखना पड़ता है, उसी को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या समझे कि बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, या यूँ कहे तो वर्किंग कैपिटल का मतलब एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटीज, मतलब कि जितना भी करेंट एसेट्स आपको एक्सेस से करेंट लायबिलिटी से उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग कैपिटल। बैठ जाओ रे इधर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या समझे वर्किंग कैपिटल का मतलब बेसिक मतलब बिजनेस को रन करने के लिए जो डे टू डे मिनिमम कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट होती है या मिनिमम जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ कि एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, इसलिए इसका फार्मूला भी होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे ये समझेंगे कि करेंट एसेट्स है क्या और करेंट लायबिलिटी है क्या। तो करेंट एसेट्स का मतलब होता है कि जो हम लोगों को एक साल के विदिन अंदर एक साल में जो रियलाइज करना होता है उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। करेंट लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जो विदिन एक साल के अंदर में हम लोग को रीपेमेंट करना पड़ता है, उसको करेंट लायबिलिटीज़ बोलेंगे। देखिए हमेशा डेफिनेशन में क्या है कि सबको एक दा लिखिएगा। अब ये नहीं कि करेंट एसेट्स अलग करेंट लायबिलिटी अलग, ये डेफिनेशन में ही चला है। क्योंकि हम लोग को पीजी में क्या है थोड़ा बड़ा सा आंसर लिखना होगा क्या, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा शुरू में, जैसे हम बताएं कि वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि वैसा मिनिमम अमाउंट जो बिजनेस को रन करने के लिए डे टू डे रन करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट या मिनिमम जो कैपिटल की आवश्यकता होती है उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। साथ ही साथ द एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटीज़, मतलब कि करेंट एसेट्स से मतलब कि करेंट लायबिलिटी से जितना अधिक करेंट एसेट्स होगा उसको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक है, साथ साथ उसमें ये भी बोलेंगे कि वर्किंग कैपिटल इंक्लूड, यानी कि वर्किंग कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफाइन क्या करेंगे करेंट एसेट्स को। तो करेंट एसेट्स का मतलब हम लोग समझें कि वैसा एसेट्स जिसको हम लोग को एक साल के अंदर में रियलाइज करना होता है उसको क्या बोलेंगे, करेंट एसेट्स बोलेंगे। करेंट लायबिलिटी का मतलब होगा कि वैसा लायबिलिटी जिसको एक साल के अंदर हम लोग को रीपेमेंट करना है, मतलब भुगतान करना है, उसको करेंट लायबिलिटीज बोलेंगे। फिर वहाँ पर एग्जाम्पल में लिखेंगे करेंट एसेट्स इंक्लूड, मतलब करेंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो ये तो एग्जाम्पल है, इसको हम लोग को लिख के समझेंगे। तो जैसे देखिए चूँकि आइटम में भी आएगा इसलिए नेम जानना जरूरी भी है। कैश इन हैंड हो गया, कैश इन हैंड। ठीक है, ये करेंट एसेट्स चला है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ वर्क, वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। उसके बाद आएगा आपको डेटर, डेटर बैठ जाइए, डेटर हो गया। उसके बाद होगा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। ठीक, उसके बाद होगा प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। ठीक है, ये सब आपको हो गया करेंट एसेट्स का आइटम हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आपको थोड़ा बहुत छूटा होगा तो अपना वीडियो से देख लीजिएगा। इसको थोड़ा लॉक कर दो रे, इसको देखिए जो
हाँ, इसको ऐसे लॉक कर दो। फ्रेश दिखाई दे रहा है, देखिए तो उधर से ये सब आ रहा है ना, ये सब नीचे तक नोट करिए। ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, ये सब हो गया हम लोग को करेंट एसेट्स हो गया। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी में क्या क्या होगा। तो हम लोग क्या समझे कि करंट एसेट्स किसको बोलेंगे कि वैसा एसेट्स जिसको एक साल के अंदर हम लोग को रिसीव करना होता है, मतलब प्राप्ति करना होता है, उसको समझेंगे करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होगा, जिसको एक साल के अंदर में हम लोग को रीपेमेंट करना है, मतलब भुगतान करना है, ठीक है। या कह सकते हैं ड्यू टू अदर, जो कुछ दूसरे को देना होता है वो लायबिलिटीज होता है ऑब्वियसली है। जैसे कि हम किसी से उधार परचेज किए, उसको पेमेंट करना है तो हो गया ड्यू टू अदर। या कह सकते हैं कोई वर्कर से काम करवाए, उसको उधार पैसा रख लिए, वो भी लायबिलिटीज हो गया। किसी से लोन ले लिए, उधार हुआ, तो एक तरह से लोन तो लॉन्ग टर्म होता है, बट यहाँ हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। क्या तो जो कुछ दूसरे को जो देना होता है, जो बकाया, उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज बोलते हैं। बट करेंट यहाँ पे आ रहा है, तो करेंट का मतलब क्या होगा, जो एक साल के अंदर में होता है पेमेंट करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज में इंक्लूड होगा करेंट लायबिलिटीज, इधर लिखते हैं चाहे, करेंट लायबिलिटी इंक्लूड्स, ये दिखाई दे रहा ना यहाँ पे, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड्स, हाँ उसको ये कर दीजिए। अरे लाइट है ना, वहाँ से आ रहा होगा लाइट। ठीक है, करंट लायबिलिटीज इंक्लूड्स है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होगा, ये है क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर्स होगा, बिल्स, पेबल होगा, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एडवांस इनकम है, एडवांस इनकम हो गया, प्रोपोज्ड डिविडेंड हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ठीक है, एटीसी। समझ गए। करंट लायबिलिटी में ज़्यादा आइटम आता भी नहीं है। क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एडवांस इनकम है, प्रोपोज्ड डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये सब आ गया आपको करंट लायबिलिटीज में आ गया। यहाँ तक हम लोग समझ गए क्या चीज़ था, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट था। क्या चीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट भी जाएगा, लिख सकते हैं बैंक ओवर ड्राफ्ट। इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लिए। जी सर। चूँकि देखिए इस चैप्टर से थ्योरी रहेगा ही, एक ऐसा चैप्टर है इससे थ्योरी भी रहेगा क्वेश्चन। या तो पूछेगा व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, ये शॉर्ट में आ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, या आपको पूछ सकता है व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ये अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। या
वर्किंग कैपिटल को डिफाइन कीजिए, उसका टाइप्स बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन आता है अक्सर इस चैप्टर से, या शॉर्ट में ये आ जाता है ऑपरेटिंग साइकिल, व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग साइकिल, यही सब क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। तो अब देखिए वही फैक्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा फैक्टर है। फैक्टर इफेक्टिंग, ये लिखाता है फैक्टर इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसको समझेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मतलब फैक्टर का मतलब ये हुआ कि कौन कौन सा कारक है जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट डालेगा। क्या इफेक्ट का मतलब क्या है कि जिससे चेंज कर सकता है, कि कुछ ऐसा आइटम होगा जो वर्किंग कैपिटल को चेंज करेगा, बहुत सारे ऐसा आइटम होगा वर्किंग कैपिटल को नहीं भी चेंज करेगा। क्या जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग परचेज करेंगे शेयर को इशू करके, क्या तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल को कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, इसलिए कि हम लोग को एक फिक्स एसेट्स आ रहा है, एक शेयर जा रहा है, वहाँ पर नहीं कैश आ रहा नहीं कैश जा रहा है, इसलिए वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो वही देखिए यहाँ पे कौन कौन सा फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट डालेगा। तो पहले हम लोग समझते हैं, जैसे सबसे पहला क्या होगा फैक्टर, नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब कि आपका, आप लोग चाहेंगे तो नोट भी करते चलिएगा, हम भी नोट कराएंगे, हाँ तो हम एक बार नोट करा भी देंगे, पहले समझा रहे हैं ताकि डबल रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस का नेचर कैसा है। या तो हो सकता है आपका ट्रेडिंग कंसर्न हो सकता है बिजनेस, या हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, या हो सकता है पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है। ठीक है, तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग तो शायद समझ रहे हैं, तो पहले हम लोग पब्लिक यूटिलिटी का मतलब समझेंगे। देखिए पब्लिक यूटिलिटी जो भी कंपनी होती है, ठीक है ना, उसमें लो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पब्लिक यूटिलिटी का मतलब वाटर सप्लाई कंपनी है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपको वाटर सप्लाई करती है। ठीक है, साथ साथ कोई इलेक्ट्रिक कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो आपको इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करती है। ठीक है, कोई रेलवे कंपनी है, चूँकि वो सब पब्लिक यूटिलिटी है, पब्लिक यूज करता है, सबका एक ही अधिकार है उस पर, सब यूज करता है उस पर। तो ये सब क्या होता है, इस टाइप के जितने भी कंपनी है उसको लो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होती है। कैसे, आप खुद समझिए। आप रेलवे में जाते हैं, आप ट्रेवल करते हैं ट्रेन से, तो वहाँ पे सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, वहाँ पर उसका क्या करंट एसेट्स यूज करेंगे, तो टिकट, चूँकि स्टॉक के रूप में तो टिकट ही रखता है। अब एसी लीजिए, स्लीपर लीजिए, 3 टियर लीजिए, 2 टियर लीजिए, सबका लगभग सेम ही टिकट आता है। हमको लगता है सरकार का उतना ही खर्च पड़ता होगा। चाहे एक जनरल का लीजिए टिकट, इतना को ये मिलता है टिकट, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, उसको कम से कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। क्या, एक टिकट रखना पड़ता, और सब जितना उसमें लगा हुआ उसका तो फिक्स एसेट्स है ना। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक यूटिलिटी कंपनी के लिए लो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। वो करेंट एसेट्स कम रखता है, जितना भी होता है एक ही बार में वो इन्वेस्टमेंट कर देती है। या आप वाटर कंपनी में आइए, तो वाटर कंपनी क्या पानी को स्टोर करके रखता है, तो क्या पानी में कोई लागत लगता नहीं, हाँ सिर्फ लगता है क्या, डीजल स्टोर करके रखता होगा वो। क्या, क्योंकि तभी तो फ्यूल रखेगा तो चलेगा, मतलब ये मोटर वगैरह, तभी तो पानी वहाँ से सप्लाई होगी। क्या, या और कोई अन्य छोटे मोटे हो सकता है, ज़्यादा हमको नहीं लगता उसको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में भी वही बात है, स्टॉक का ज़्यादा से ज़्यादा करंट रखता होगा। क्या, जो भी उसमें मशीन है, प्लांट है, ये सब तो फिक्स एसेट्स हो गया, पहले ही एकदम लगा दिया, वो चलते चल रहा है। ठीक है, तो पब्लिक यूटिलिटी कंपनी में लो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है उसमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि वो सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करेगा तो कुछ दिन अपने पास रखेगा, फिर उससे फर्दर प्रोसेसिंग करेगा तो WIP होगा। क्या, फिर उसको फर्दर प्रोसेसिंग करेगा तो फिनिश गुड्स बनेगा। उस फिनिश गुड्स जब बन जाएगा तो क्रेडिट पे क्या करेगा, सोल्ड करेगा, तो डेटर भी कुछ दिन पैसा रख लेगा। उसके बाद क्या होगा, डेटर पैसा कैश नहीं देगा, कहेगा भाई चेक ले लो, बिल्स रिसीवेबल दे देगा, कुछ दिन उसमें आपको पैसा फंसेगा, उसके बाद आपको पैसा रिसीव्ड होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होगा, हाई वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होती है। ट्रेडिंग कंसर्न है तो मॉडरेट कह सकते हैं, ना ज़्यादा दिन के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ना कम, मतलब एक सामान्य लेवल में उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक समझ गए। तो पहला क्या समझे, नेचर ऑफ बिजनेस। पहला पॉइंट लिखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। इसका पॉइंट का मतलब समझ ही गए हैं, समझ गए हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जो अब डील कर चुके हैं हम लोग। दूसरा होगा प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल। आप समझिए प्रोडक्शन साइकिल का मतलब
एक तरह से यहाँ ब्रैकेट में लिख रहे हैं समझने के लिए, पीरियड कह सकते हैं या टाइम कह सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या है कि आप कोई भी सामान को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कितना जल्दी आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं या कितना टाइम लगाते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है प्रोडक्शन साइकिल। साइकिल का मतलब रिसाइकल हो रहा है, मतलब घूम रहा है, चल रहा है। रॉ मटेरियल आप परचेज करके लाए, ठीक है, यहाँ से मान कर चलिए आप रॉ मटेरियल परचेज करके लाए, यहाँ से आप जाएंगे फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोडक्शन में ले जाएंगे तो WIP बनेगा क्या, उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेसिंग कीजिएगा तो FG बनेगा, फिनिश गुड्स बनेगा, फिर इसको सोल्ड कीजिएगा उधार पे तो डेटर बनेगा, ठीक है, फिर इसको ये आपको BR देगा, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आकर के कैश आपको पैसा मिलेगा। तो ये जो काम है आप कितना जल्दी कर पा रहे हैं, इसका मतलब अगर कोई कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा है तो मोर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। समझ गए बात? जिस कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ही वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर लो रहेगा प्रोडक्शन साइकिल तो उसको लो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। क्योंकि हो सकता है इतना काम करने में कोई 10 डेज लगाता होगा, कोई 5 डेज में ही ये काम कर लेता होगा, कोई किसी को 30 डेज भी लग जाता होगा। तो ज़्यादा दिन जिसको लगेगा उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, ज़्यादा टाइम के लिए पैसा रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्रोडक्शन साइकिल। उसके बाद होता है एक होता है बिजनेस साइकिल। तीसरा में क्या होगा? बिजनेस साइकिल। अब देखिए बिजनेस साइकिल में क्या होता है, इसमें दो बात होता है हमेशा, डिप्रेशन और रिसेशन। क्या दोनों दो चीज़ एक ही चीज़ है? देखिए डिप्रेशन का मतलब कह सकते हैं मंदी। क्या बिजनेस साइकिल में क्या होता है, जो आप बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में देखिए हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है। क्या कभी आपको ज़्यादा बिक्री हो रहा है, मतलब कि मार्केट ज़्यादा डिमांड कर रहा है, ठीक ना। कभी कभी क्या होगा, आपको मार्केट में डिमांड कम होगा, तो होता है ना बिजनेस में का तो यार आजकल हमारा स्थिति खराब चला है, देखो ना बिजनेस में इतना का मेरा सेल था, अब सेल गिर गया है। गिरने का क्या वजह है? मार्केट मंदा चल रहा है। जैसे अभी सपोज दैट आप देखिए कोरोना का सिचुएशन था, कोरोना काल। तो कोरोना काल में क्या था, अभी देखिएगा इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया है, रेपो रेट वगैरह मोदी जी कम करवाए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि क्या होता है वहाँ पे, जरा समझिए उसके बारे में, थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है, इसे भी हम लोग पीजी का और कहीं ना कहीं इस पर डिस्कस किया तो आप लोगों को पूछेगा, क्योंकि एक और पेपर है सर, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट कंट्रोल क्या है। तो देखिए वहाँ पे क्या होता था क्या, अभी होता भी है कि सबसे पहले आप देखते होंगे यहाँ पे बैठा हुआ क्या है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर रहा था, यहाँ पे कौन बैठा हुआ? RBI बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, सब बैंक है। चूँकि RBI तो डायरेक्टली कस्टमर से कोई काम करता नहीं, कोई ट्रांजेक्शन करता नहीं है, क्या इनडायरेक्ट रूप से काम करता है। तो मान कर चलिए यहाँ पे SBI है, उसके बाद मान कर चलिए PNB बैंक है, यूको मान कर चलिए बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो सबसे पहले देखिए अभी क्या किए थे 2020 में और जो 21 चल रहा है, तो मोदी जी क्या बोले कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बोले कि आपको मार्केट में थोड़ा इन्फ्लेशन हाई होने दीजिए। क्योंकि इन्फ्लेशन कम गया था, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ था, प्रोडक्शन हुआ नहीं, बेरोजगार सब हो गया था। क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ नहीं, ट्रेडिंग भी नहीं हुआ, तो जो भी पर्सन रोजगार में था सब तो बैठा हुआ था, ठीक ना। तो मोदी जी क्या बोले, RBI को बोले कि भाई ये काम कीजिए, आप थोड़ा इंटरेस्ट का रेट में कम कर दीजिए, कमी कर दीजिए। तो क्या किया, इंटरेस्ट का रेट RBI क्या चीज़ में कम करेगा? रेपो रेट। हमेशा याद रखिएगा रेपो रेट ये देता है, रेपो रेट। ऐसे तो हालांकि इसमें 3-4 चीज़ होता है, एक होता है MSF होता है, क्या मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटीज भी होता है। वो क्या होता है, 1-2 दिन के लिए देती है, कह सकते हैं ओवर द नाइट। जैसे होता है ना कि मानकर चलिए एकाएक पैसा की कमी हो गया तो RBI से पैसा ले लिया, तो MSF उसको बोला जाता है क्या। उसके बाद रेपो रेट होता है। रेपो रेट अक्सर जो होता है क्या, कितना दिन के लिए, एक रेपो रेट और एक और कुछ होता है रिवर्स रेपो रेट, तो दूसरा होगा RBI जो लोन प्रोवाइड करेगी। एक होगा MSF, एक रेपो रेट, एक और होता है बैंक रेट।
बैंक रेट भी होता है। 3 प्रकार से वो लोन प्रोवाइड करती है। तो रेपो रेट जनरली ज़्यादा यूज होता है। रेपो रेट लॉन्ग टर्म के लिए लोन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक होता है एमएसए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। जैसे एकाएक पैसा की जरूरी पड़ गया तो उस समय लेगा, उसका थोड़ा ज़्यादा रहता है रेट। इसलिए कि इमरजेंसी में देखिए आप किसी से पैसा लेने जाइए तो आपको क्या होगा, कहेगा 5% की जगह आपको हम 7% इंटरेस्ट लेंगे। ये आसपास जहाँ रहते हैं हम उसका बता रहे हैं। उसी तरह कोई कंपनी भी करती है। एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट अक्सर जो होता है 2 डेज से लेकर 14 डेज के लिए होता है। वो भी रेट ही होता है, वो 4% के अप्रॉक्स रहता है, कम बेसी होता है। हम फिक्स नहीं बता रहे, लेकिन जो चल रहा है सिचुएशन उसका हम बता रहे। 4 के आसपास रहता है। एमएसएफ शायद कुछ दिन पहले था 4.65%। एग्जैक्ट नहीं होता, ये सब चेंज होते रहता है। रेपो रेट जब भी होगा तो 4 के आसपास रहता है, ये ज़्यादा दिन के लिए होता है। तो देखिए क्या होगा, ये मान कर चले आपको 5% से लोन दिया, किसको, बैंक को दिया लोन। तो खुद सोचिए, बैंक जब हम लोग को जो देगी, मान कर चलिए यहाँ पर जनता हम लोग है, तो जब भी बैंक अगर लोन प्रोवाइड करेगी कस्टमर को तो 5 से तो ज़्यादा ही लेगा, तभी तो उसको फ़ायदा होगा। इसलिए कि हम कहीं से 5 रुपया खर्चा करके उस सामान को खरीदे हैं, तो आपसे जब भी बेचेंगे तो 6, 7, 8 में बेचेंगे क्या, क्योंकि बैंक के लिए तो यही ना, इंटरेस्ट उसके लिए फ़ायदा या सामान समझिए। जैसे हम लोग कोई सामान लाते हैं परचेज करके तो कॉस्ट हुआ, इन द सेम वे इसके लिए पैसा का भी तो कॉस्ट होता है। जैसे होता है ना, आप पढ़े होंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक तरह से कैपिटल का कॉस्ट हुआ। कि जब भी 5-6% पे देगा, 6%, 7% पे देगा, तो क्या होगा, मार्केट में जैसे रेट अगर बढ़ा देगा, कम रेट रखेगा तो ये भी कम रेट रखेगा, तो कम रेट रहेगा तो हम और आप जल्दी जाइएगा बैंक से लोन लेने के लिए, आसानी से लोन ले लीजिएगा। तो देखिए क्या होगा, आपके पास पैसा हो जाएगा ज़्यादा। तो देखिए होता नहीं कि लिक्विडिटी एक ऐसा चीज़ होता है इंसान को ख़राब बना देता है। देखिए कैसे, आप कहीं जाइएगा मार्केट में, मोबाइल फ़ोन है चाहे डस्टर परचेज जो जिसकी का रिक्वायरमेंट है, ये डस्टर के मान कर चलिए 100 रुपया प्राइस है, तो 100 रुपया है। आप बोलिएगा भाई साहब कितना प्राइस है, तो बोलेगा कि यार 130 रुपया है, लेकिन चलिए आप अपना आदमी है तो आप 120 में ले लीजिए, ठीक है। आप भी ज़्यादा मोल जोल नहीं कीजिएगा, इसलिए नहीं कीजिएगा कि सोचेगा कि पैसा चलो ना 20 रुपया ज़्यादा नहीं है या कम है, आप उतना नहीं सोचेगा, ठीक है भाई 120 रुपया लीजिए, दे दीजिए। फिर दूसरे के पास अभी पॉकेट घर में भाई 1 लाख रुपया अभी लोन लेके आया है, वो भी कहेगा कितना डस्टर है, वो भी यही बात बोलेगा, अरे भाई 150 रुपया तो प्राइस है, आपको 125 में हम दे देते हैं। आप वहाँ पे मोल जोल नहीं कीजिएगा, बोलिएगा अपनापन में तो 125 में दे रहा। अब क्या होगा देखिए, जो बिजनेसमैन है उस सब सामान को 125 में बेचने लगेगा। वो ये 100 का सामान वो 120 में और 125 रुपया में ही बेचेगा, इसलिए कि उसको बिक रहा है, आसानी से बिक रहा है। तो उसको बेचने में क्या जा रहा है, क्या 100 का सामान यदि हमको 120 में बिक रहा है तो हम तो अच्छे से बेचेंगे, हम क्यों अब 110 में बेचेंगे। अब ये सामान को समझिए जनरली 120-25 रुपया प्राइस ही हो गया, तो क्या होगा, इसका मतलब महंगाई बढ़ा ना, क्या। तब आरबीआई को, गवर्नमेंट को पता चलेगा इस बात को, तो गवर्नमेंट कहेगा आरबीआई के भाई जनता के पास ज़्यादा पैसा हो गया, अब तुम एक काम करो, इस रेपो रेट को 5 नहीं 10 कर दो या 20 कर दो, ठीक है। ताकि बैंक क्या करेगा, अब इंटरेस्ट का रेट कर देगा खुद, 20 से ज़्यादा करेगा 25-30, तो जनता सोचेगा भाई 100 रुपया का जिसका कैपिटल होगा हम उसको 120 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, हम ऐसा काम नहीं करेंगे भाई, हम एक दिन कम खाएँगे, ठीक है। मिठाई का एग्जाम्पल लीजिए, जहाँ पे 500 रुपये के.जी. है, पैसा रहेगा 700 रुपया भी दे दीजिएगा उसको, कहेगा कि बहुत अच्छा मिठाई है, 700 रुपये के.जी. है, आप आसानी से ले लीजिए, हाँ अच्छा ही होगा मिठाई, तो क्या होगा, उसका रेट हो जाएगा 700 रुपया। तो वही बात यहाँ पे भी है कि मार्केट में क्या होता है, रिसेशन डिप्रेशन। अभी देखिए क्या हुआ है कि मार्केट में इनफ्लो और आउटफ्लो पैसा का नहीं हुआ था। मोदी जी क्या किए, यहाँ पे बोले इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ने दो, कम हो गया था, क्या इन्फ्लेशन ज़्यादा कम होगा वो भी लॉस होता है, हमेशा याद रखिए, ज़्यादा होगा तो भी लॉस है, कंट्रोल होना चाहिए, हमेशा याद रखिए। ज़्यादा होगा तो किसको लॉस होता है, रेट अगर ज़्यादा हो गया तो जो पैसा देने वाला है उसको लॉस होता है, पैसा लेने वाले को फ़ायदा होता है। इन्फ्लेशन अगर हाई हो जाता है तो, इन्फ्लेशन कम जाता है तो हमेशा याद रखिएगा जो पैसा लेने वाला है उसको लॉस होता है, देने वाला को फ़ायदा हो जाता है, ठीक ना। तो ये हमेशा याद रखिए, तो इसलिए वो इक्वल होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है ना। तो अब ज़रा समझिए, यहाँ पे भी वही बात है, डिप्रेशन और रिसेशन होते रहता है मार्केट में। तो हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में यदि डिप्रेशन होगा तो आपको हाई वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब ज़्यादा। अगर रिसेशन होगा मतलब आपको बिजनेस ज़्यादा फैल रहा है, ग्रोथ है बिजनेस में, मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, तो क्या होगा,
लो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, इसलिए कि सामान लाइएगा, जैसे हम कॉपी लाया 10 पीस बुक परचेज करके जल्दी बिक जाएगा, पैसा मेरा छूट गया जल्द, फिर इस पैसे से क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर बुक परचेज करके लाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर परचेज कर लेंगे। तो ये हो गया बिजनेस साइकिल, ये समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट आपको आएगा इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन शब्द आया था इसलिए इन्फ्लेशन अभी ये लिख दे रहे हैं। अब क्या, हाँ वो भी है, साइज ऑफ बिजनेस भी है, हाँ वो भी आएगा। इसके बाद में कहीं पे भी कोई पॉइंट लिख सकते हैं, साइज भी है वो भी होगा। अब लिख ही देते उसका दोनों पॉइंट समझाएंगे। एक होगा साइज ऑफ बिजनेस। देखिए इन्फ्लेशन का मतलब समझिए, जब मार्केट में हाई इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, मतलब ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुद सोचिए ये मार्कर अभी 10 रुपया में है, जैसे इन्फ्लेशन होगा तब 15 हो जाएगा, फिर और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा। तो आज 10 रुपया प्राइस, हम तो 10 में बेच लिए, हमारे पास कैश कितना है 10, लेकिन आज का डेट में क्या होगा 15 रुपया प्राइस है, तब हमको और पूंजी लगाना पड़ेगा, तभी एक मार्केट परचेज कर सकते हैं। क्या 15 हो गया, 5 रुपया जेब से लगा दिए, 15 में परचेज करेंगे, फिर 16 में बेचेंगे, फिर परसों क्या हो जाए इसका 20 रुपया, फिर अब हमको जेब से डालना पड़ेगा 4 रुपया बिजनेस में। क्या इसका मतलब ये हो गया कि जब इन्फ्लेशन का सिचुएशन आएगा तो मोर वर्किंग कैपिटल, मतलब ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, मतलब आवश्यकता पड़ेगा। यदि इन्फ्लेशन का रेट कम होगा तो कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, साइज ऑफ बिजनेस का मतलब देखिए, यदि आपका बिजनेस लार्ज है तो हाई वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब मोर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, ज़्यादा डिमांड होगा, ज़्यादा मतलब रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा, ज़्यादा स्टाफ रखना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा साइज ऑफ बिजनेस। बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, छोटा बिजनेस है तो कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। उसके बाद देखिए कंपटीशन, 6 पॉइंट में क्या होगा, कंपटीशन। अब देखिए कंपटीशन भी वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का सिचुएशन में क्या होता है, यदि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का ज़्यादा कंपटीशन है तो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपको सामान कम दाम में बेचना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट कम होगा, तो आपके पास कैश कम जनरेट होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का आवश्यकता पड़ेगा। जहाँ पे कंपटीशन कम है, जिस प्रोडक्ट का कंपटीशन कम है उसका क्या होगा, कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होती है। ये समझ गए। उसके बाद मार्जिन, ये प्रॉफिट मार्जिन 6 पॉइंट में लिखेंगे। हाँ 7, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देखिए, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, यदि आप कोई सामान पे ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपको कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा कम वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। इसलिए कि मान कर चलिए हम 10 रुपया में परचेज करके ला रहे हैं, इसको हम बेच रहे हैं 20 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना 20 ज़्यादा आ रहा है, तो हम 5 रुपया खर्च भी कर रहेंगे तो भी मेरा बिजनेस में 5 रुपया बढ़ जा रहा है। लेकिन यही मार्केट यदि हम 10 रुपया में परचेज करते, अगर 12 में बेचते तो प्रॉफिट 2 रुपया होता। अब 5 रुपया यदि हम निकाल ले रहे हैं तो और हमको कम ही जाएगा ना पैसा, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 रुपया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट मार्जिन यदि ज़्यादा हो कोई बिजनेस के तो कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी, यदि प्रॉफिट मार्जिन कम हो तो आपको क्या होगा, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 8 पॉइंट में होगा बैंकिंग रिलेशन। इसको ये भी कह सकते हैं बैंकिंग टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, या बैंकिंग टर्म, कहीं के पॉइंट ऐसा भी रहेगा बैंकिंग टर्म भी या बैंकिंग रिलेशन, बात एक ही है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं हुई है यहाँ पे। देखिए बैंकिंग रिलेशन का मतलब ये है कि कोई बिजनेसमैन को यदि बैंकिंग रिलेशन अच्छा है, मतलब कि आपको साख अच्छा है, क्रेडिट अच्छा है, कि कहीं भी किसी बैंक में बार बार पैसा 10 लाख 20 लाख निकाल रहे हैं जमा करते हैं, तो आपको बैंकिंग कंपनी क्या करेगी, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देगी। तो ओवरड्राफ्ट जैसे आपको मिल जाएगा तो आपको लो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगा। क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। तो खुद सोचिए
ये 100 रुपया था और ये 20 था तो आपको हो रहा था 80 रुपया, लेकिन ये बढ़ गया तब क्या होगा 100 और माइनस मान के चलिए 30, तब तो 70 रुपया का आवश्यकता होगा ना, चूँकि करेंट लायबिलिटी है ना ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा मतलब 20 के जगह 30 रुपया हो जाएगा करेंट लायबिलिटीज, तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी कंपनी को अगर अच्छा बैंक से रिलेशन है, टर्म कंडीशन अच्छा साख है, तो उसको कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगा। यदि उसका क्रेडिट अच्छा नहीं है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगा। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होगा क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी में 2 होगा, क्रेडिट अलाउड, दूसरा होगा क्रेडिट अवेल। अब देखिए इसमें क्या है, क्रेडिट पॉलिसी का मतलब ये है कि आप उधार जब हम लोग होता है ना खरीद बिक्री जो करते हैं, यानी कि बाइंग और सेलिंग जो क्रेडिट पे करते हैं उसको बोला गया क्रेडिट पॉलिसी। मतलब ये उसमें 2 होगा, एक तो आप क्रेडिट पे परचेज करके लाते हैं, दूसरा क्रेडिट पे आप गुड्स को सोल्ड करते हैं, 2 बात होती है। तो देखिए यदि आपका क्रेडिट अलाउड ज़्यादा है, क्रेडिट यदि आप ज़्यादा अलाउड करते हैं तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का आवश्यकता होगा। क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या है कि आप डेटर से ज़्यादा दिन के लिए उधार बेचते हैं। होता है ना कि जब सामान हम लोग बेचते हैं तो हो सकता है वो डेटर 10 दिन में भी पैसा दे सकता है, हो सकता है 15 दिन के लिए भी उधार हम बेच सकते हैं, हो सकता है 30 दिन के लिए भी बेच सकते हैं। मतलब अपना सुविधा के हिसाब से, क्या जैसा जो बिजनेसमैन होता है और जो परचेज करता है उसका क्रेडिट देखता है कि कैसा पर्सन है, उसको उस हिसाब से क्रेडिट का फैसिलिटी देती है। इसका मतलब डेटर को आप जितना दिन उधार ज़्यादा देंगे आपको उतना ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का आवश्यकता होगा, क्योंकि आपको पैसा उतना ही ज़्यादा फंसेगा। इसका मतलब डेटर बढ़ा, क्या बढ़ा, करेंट एसेट्स बढ़ा, तो वर्किंग कैपिटल तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। अगर आप क्रेडिट अलाउड कम दिन के लिए करते हैं तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। जो पैसा आपको 20 दिन में मिलना चाहिए वो पैसा आपको 10 दिन में मिलेगा, आपको कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल का मतलब है कि आप जो उधार पे सप्लायर से परचेज करते हैं, तो यदि सप्लायर का क्रेडिट का पॉलिसी ज़्यादा दिन के लिए है तो आपको लो वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे करंट लायबिलिटी बढ़ेगा, तो ये पोर्शन जैसे बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल तो घटेगा ही। क्या अगर क्रेडिट आपको कम दिन के लिए मिल रहा है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ तक समझ गए? इतना काफ़ी है, क्योंकि 10 गो पॉइंट हो गया, लगभग 9-10 गो, तो ये काफ़ी है। अब देखिए टाइप या क्लासिफिकेशन। हम शॉर्ट में लिखें, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए वर्किंग कैपिटल को टाइप लिखा रहे हैं, आप लोग यहाँ लिखे ऑन दी बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। वर्किंग कैपिटल को 2 भागों में बांटा गया है, पहला ऑन दी बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, दूसरा होगा ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर। यहाँ लिख ही दे रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर। यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट और दूसरा लिखेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर। हाँ, तो वो नेचर का टाइप हो गया, इस तरह से लिखा दे रहे हैं, और अच्छे से लिखा है तो अच्छी बात है ना। क्या अब डायरेक्टली लिखा दिया जाता है वो भी चलता है, लेकिन आप जितना डिस्क्राइब करके लिखें उतना वो भी ठीक है। ये लिखिए ना, जितना अच्छे से लिखे उतना बेटर है, वो भी टाइप ही है। अब देखिए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल को 2 भाग में बांटा गया है। ठीक ना, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल को 2 भागों में बांटा गया। पहला है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब जरा समझिए, ग्रॉस बैठ नहीं रहा, उसका इधर से उधर कर रहा था। अच्छा ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल दो प्रकार का है। देखिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, इसमें ओनली करेंट एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है, मतलब कि कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स नॉट ए करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, समझिए कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होगा टोटल अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स नॉट ए करेंट लायबिलिटी। इसमें सिर्फ करेंट एसेट्स को ही इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे कह सकते हैं जो डेफिनेशन था, जो फार्मूला था, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ये होगा ये। मतलब कह सकते हैं एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर द करेंट लायबिलिटी। ठीक है, क्या समझे? नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, या यूं कहे तो एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर दी करेंट लायबिलिटीज। क्या कि मतलब कि करेंट एसेट जितना भी एक्सेस करेगा करेंट लायबिलिटीज से, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़? नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब देखिए ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और एक क्या होगा? फ्लेक्सिबल या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। क्या? परमानेंट और करंट बोले हैं, हाँ टेम्प्रोरी, हाँ उसी को वेरिएबल भी कह सकते हैं। तो इसको थोड़ा हम इस साइड लिखते हैं। एक होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, एक होता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। देखिए यहाँ पे समझिए, परमानेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि यह वर्किंग कैपिटल का मिनिमम अमाउंट है कि बिजनेसमैन को ये मस्ट है कि हमेशा उसको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। ये मिनिमम अमाउंट है। मिनिमम का मतलब ये समझिए, देखिए नेम से ही ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल। जैसे मान कर चलिए ये कोई स्टेशनरी का दुकान है, मान कर चलिए बुक हम रखते हैं बिजनेस में अपना, तो एक दाम में हम 25 पीस हम परचेज करके लाते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि अगर 25 पीस परचेज करके लाते हैं तो एक दिन में 10 से 15 पीस बिक ही जाता। हो सकता है 10 भी बिके, 12 भी, 15, एवरेज एक 10 से 15 पीस, चूँकि एग्जैक्ट तो एक दिन में जितना बिकता है सब दिन उतना नहीं बिकेगा। तो ये हम मान कर चलते हैं कि यदि 5 पीस अगर हमारे पास बच जाता है तो उसी समय हम परचेज करते हैं, फिर से रीऑर्डर कर देते हैं। नहीं तो जैसे शॉर्ट करेगा तो क्या अगले दिन घूट जाएगा, रिटर्न होगा कस्टमर। तो एक तरह से 5 पीस जो हो गया ये मिनिमम हो गया अमाउंट, इससे कम हमको नहीं रखना है वर्किंग कैपिटल। तो इसी को बोला गया ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल, कि कोई भी वर्किंग कैपिटल का वह मिनिमम अमाउंट है या मिनिमम राशि है, ठीक है ना, जो किसी भी बिजनेसमैन को हमेशा उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। समझ गए? तो उसको बोला जाता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक ना। टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल, टेम्प्रोरी का मतलब है चेंज होते रहता है, वेरी करता है। वेरिएबल वर्किंग कैपिटल मतलब ये समय समय पर चेंज होता है। जैसे कि बिजनेस में क्या होता है, हाँ सीजनेबल टाइप का हो सकता है। आपको मार्केट में बहुत कॉज हो सकता है, सीजन के हिसाब से हो सकता है कोई स्पेसिफिक कंडीशन के कारण भी हो सकता है बिजनेस में जो रिसेशन और डिप्रेशन का सिचुएशन होता है वो भी कॉज हो सकता है। कि मान कर चलिए अभी मेरा बिजनेस में डिमांड कम है,
तो कम भी रख रहे हैं तो काम चला, लेकिन एकाएक ज़्यादा बिक्री होना स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली कि हमको ज़्यादा रखना पड़ेगा। ज़्यादा सेल होगा तो स्टॉक भी मिनिमम अमाउंट को बढ़ाना पड़ता है कि पहले से 5 रखते थे मिनिमम, अब कम से कम 20 रखना पड़ेगा। नहीं तो आज जैसे दुकान क्लोज हुआ मेरा 20 को रहेगा तब ना मॉर्निंग में ओपन करेंगे 10 को बिक जाएगा, तब तक फिर आ जाएगा। समझ गए? तो ये टेम्प्रोरी हो गया। इसको भी फिर 2 पार्टों में दो भागों में बांटा गया है। एक वेरिएबल होता है क्या, एक होता है सीजनल होता है, ठीक ना। तो आज इतने पर रहने दीजिए तो कन्फ्यूजन होगा, फिर आगे हम लोग फिर हाँ